सो वेलकम बैक अगेन। और इस वर्मन वंश के बाद अब हम लोग इस राजपूत वंश का सबसे अंतिम वंश जिसका नाम है सिसोदिया वंश, उसे हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सिसोदिया वंश को स्टार्ट करते हैं। सिसोदिया वंश अभी हमने जो कहा होयसल वंश, वो मिस्टेक से कहा गया सिसोदिया वंश, यह अंतिम वंश था। तो यह सिसोदिया वंश इस राजपूत वंश अर्थात पूर्व मध्यकाल का अंतिम वंश होगा और इसके बाद इसका पतन हो जाएगा, राजपूतों का पतन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिसोदिया वंश को। इसकी उत्पत्ति सिसोदा गांव से, जो कि तत्कालीन समय में राव रोहिताश्व को पराजित कर करण सिंह का आधिपत्य एवं सिसोदिया शब्द का प्रचलन, तो इसकी उत्पत्ति सिसोदा गांव से हुई थी। याद रखेंगे, तत्कालीन समय में राव रोहिताश्व को पराजित करके करण सिंह का आधिपत्य हो गया और सिसोदिया शब्द का प्रचलन हो गया। याद रखेंगे, इसका क्षेत्र राजस्थान के राजपूत, मुख्यतः मेवाड़। तो सिसोदिया वंश का जो मुख्य क्षेत्र था वह राजस्थान के राजपूतों का इलाका था, अर्थात मुख्यतः मेवाड़ का इलाका था। याद रखेंगे, ये सूर्यवंशी राजपूत थे। जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे ये सूर्यवंशी राजपूत थे। याद रखेंगे कि सिसोदिया वंश के राजपूत कौन से राजपूत थे? तो सूर्यवंशी राजपूत थे। इनके अच्छे संबंध भीलों से, तो भील नामक आदिवासियों से इस सिसोदिया वंश के अच्छे संबंध थे। सिसोदिया वंश के राजाओं का राज तिलक भीलों द्वारा, सिसोदिया वंश के राजपूतों का जो राज तिलक होता था वह इस भील आदिवासियों के द्वारा ही होता था। याद रखेंगे, तो इनके अच्छे संबंध किससे थे? तो भीलों के साथ। और सिसोदिया वंश के राजाओं का जो राज तिलक होता था इन्हीं भीलों के द्वारा होता था, भील आदिवासियों के द्वारा होता था। याद रखेंगे, मेवाड़ चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप तथा एक तरफ भील आदिवासी का प्रतीक चिन्ह होता है। तो मेवाड़ चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ भील आदिवासी का प्रतीक चिन्ह होता है। सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ थी। तो सिसोदिया वंश की राजधानी क्या थी? तो चित्तौड़ थी। याद रखेंगे कि मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो चित्तौड़। तो सिसोदिया ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो चित्तौड़ को बनाया था। इसके संस्थापक बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक भी कहे जाते हैं। इसका अन्य नाम काला भोज था। तो सिसोदिया वंश वास्तव में यह गुहिल शाखा का वंश था और उसी गुहिल शाखा को बाद किसने तहस नहस कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जब राणा रतन सिंह या अंतिम शासक रवल रतन सिंह का शासन था, जो रानी पद्मिनी का पति था, तो उसी रानी पद्मिनी के पति रवल रतन सिंह को इस अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया और इसके बाद गुहिल वंश की समाप्ति कर दी। लेकिन उसके कुछ समय के बाद 1300 ईस्वी में इस एक बार फिर से इस सिसोदिया वंश की उत्पत्ति हुई राणा हम्मीर के द्वारा। तो इसका संस्थापक पूछा जाए कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन? तो बप्पा रावल। लेकिन पूछा जाए कि प्राचीन सिसोदिया वंश का संस्थापक, तो बप्पा रावल। लेकिन केवल यदि पूछा जाए कि सिसोदिया वंश का संस्थापक, तो राणा हम्मीर देव या राणा हम्मीर सिंह। याद रखेंगे, तो इसका संस्थापक बप्पा रावल, मेवाड़ के संस्थापक भी इसको कहते हैं। इसका अन्य नाम काला भोज था, जो 713 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। बप्पा रावल का शासनकाल 713 से 810 ईस्वी तक रहता है। बप्पा रावल का शासनकाल कब? 713 से लगभग 810 ईस्वी तक। और बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश का संस्थापक
कब? 713 ईस्वी में, याद रखेंगे। और वही गुहिल वंश की एक शाखा थी सिसोदिया। इस वंश का अन्य नाम गुहिल वंश, सिसोदिया गुहिल वंश की एक शाखा। याद रखेंगे कि सिसोदिया जो थी वह गुहिल वंश की एक शाखा थी। सिसोदिया वंश का शासक राणा हम्मीर सिंह, जिसे हम्मीरा भी कहा जाता है, को विषम घाटी पंचानन अर्थात संकट काल में सिंह के समान की संज्ञा राणा कुंभ के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो सिसोदिया वंश का शासक राणा हम्मीर सिंह, जिसे हम्मीरा कहा जाता है, तो वह उसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, अर्थात संकट काल में सिंह के समान की संज्ञा दी गई है। किसमें? तो राणा कुंभ के द्वारा लिखित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। याद रखेंगे कि राणा कुंभ के द्वारा रचित राणा कुंभ के द्वारा उत्कीर्ण कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में सिसोदिया वंश के शासक राणा हम्मीर सिंह या हम्मीरा को विषम घाटी पंचानन या संकट काल में सिंह के समान की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे। राणा हम्मीर सिंह रावल शाखा के बाद सिसोदिया शाखा का पहला शासक, मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। तो राणा हम्मीर सिंह या हम्मीरा रावल शाखा के बाद सिसोदिया शाखा का पहला शासक था, अर्थात सिसोदिया वंश का संस्थापक वास्तव में कौन था? तो राणा हम्मीर सिंह या फिर हम्मीरा। याद रखेंगे। और इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो इसे किसका उद्धारक कहते हैं? तो मेवाड़ का उद्धारक किसे? राणा हम्मीर सिंह को। राणा हम्मीर सिंह, जिसका शासनकाल 1314 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक होता है, तो 1314 ईस्वी में ही इस सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो राणा हम्मीर सिंह के द्वारा। और राणा हम्मीर सिंह का शासनकाल 1314 ईस्वी से लगभग 1378 ईस्वी तक होता है। इसका मुख्य स्थान केलवाड़ा था। याद रखेंगे कि राणा हम्मीर सिंह का मुख्य स्थान क्या था? तो केलवाड़ा था। 1326 ईस्वी में मुसलमानों से पुनः चित्तौड़ पर कब्जा। तो 1336-26 ईस्वी में इस राणा हम्मीर सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों से चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों से चित्तौड़ को छीनकर चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। और राणा हम्मीर सिंह का मुख्य स्थान क्या था? तो केलवाड़ा था। और इसका शासनकाल 1314 से 1378 ईस्वी तक था। राणा हम्मीर सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण। तो राणा हम्मीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किले में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है। राणा हम्मीर सिंह वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे, उदयपुर के सिंगौली में सिंगौली का युद्ध हुआ। राणा हम्मीर सिंह विजय हो गया। हालांकि 1364 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो राणा हम्मीर सिंह और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच उदयपुर के सिंगौली में सिंगौली का युद्ध हुआ। और इसमें राणा हम्मीर सिंह जीत जाता है। और बाद में 1364 ईस्वी में राणा हम्मीर सिंह की मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे। राणा हम्मीर सिंह के बाद अगला शासक उसका पुत्र राणा क्षेत्र सिंह, जिसे खेता सिंह भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक था, जिसका शासन अजमेर, मांडलगढ़ और मंदसौर तक था तथा इसकी मृत्यु एक युद्ध में 1382 ईस्वी को हो गई थी। तो राणा हम्मीर सिंह के बाद अगला सिसोदिया वंश का शासक कौन होता है? तो उसका पुत्र राणा क्षेत्र सिंह, जिसे खेता सिंह भी कहा जाता है। और इसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक था। और इसका शासन अजमेर, मांडलगढ़ और मंदसौर तक था। और इसकी मृत्यु 1382 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान हो जाती है। किसकी? तो राणा क्षेत्र सिंह की या फिर खेता सिंह की।
राणा लखा सिंह जिसका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक होता है। तो राणा लखा सिंह जिसका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक होता है, अगला सिसोदिया शासक बनता है, जो राणा क्षेत्र का पुत्र था। और इनके शासनकाल में जावर नामक स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान का पता लगा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राणा लखा सिंह जिसका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक था, तो वह सिसोदिया वंश का अगला शासक बनता है। और यह राणा क्षेत्र का पुत्र था, राणा क्षेत्र सिंह का पुत्र था। और इसके शासनकाल में जावर नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा चांदी का खान मिलता है। याद रखेंगे, एशिया के सबसे बड़े चांदी के खान की खोज इसी राणा लखा सिंह के शासनकाल में हुई। याद रखेंगे, कहां पे? तो जावर में। राणा लखा सिंह के शासनकाल में उदयपुर शहर के बीचों बीच पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा पिछौला झील का निर्माण। तो इसी राणा लखा सिंह के शासनकाल में उदयपुर शहर के बीचों बीच पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा एक पिछौला झील का निर्माण किया गया। और उस समय पिछौला झील जो था वह राजस्थान के जल का सबसे बड़ा स्रोत था। याद रखेंगे, राणा लखा सिंह का विवाह मारवाड़ के शासक राजा राव की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह इस शर्त पर हुआ कि लखा सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा मेवाड़ राज्य का अगला उत्तराधिकारी न होकर लखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र अगला उत्तराधिकारी होगा। तो राणा लखा सिंह का विवाह किससे हुआ था? तो मारवाड़ के शासक राजा राव की राजकुमारी हंसाबाई से। और विवाह इस शर्त पर हुआ था कि लखा सिंह का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था कुंवर चूड़ा अगला उत्तराधिकारी न होकर कौन उत्तराधिकारी होगा? तो हंसाबाई और राणा लखा सिंह के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा वह अगला सिसोदिया उत्तराधिकारी होगा। इसी शर्त पर विवाह हुआ था, न कि राणा लखा सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा होगा, क्योंकि राणा लखा सिंह का यह दूसरा विवाह था। इससे पहले इसकी शादी हो चुकी थी और उसी का पुत्र था कुंवर चूड़ा। और यह जो राजकुमारी हंसाबाई थी मारवाड़ के राजा राव की पुत्री थी। राणा लखा सिंह के दरबारी संगीतज्ञ धनेश्वर भट्ट तथा झोटिक भट्ट राणा लखा सिंह संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था और इस कारण इसके दरबार में दो महान संगीतज्ञ रहते थे। एक का नाम था धनेश्वर भट्ट और दूसरे का नाम था झोटिक भट्ट। याद रखेंगे, धनेश्वर भट्ट तथा झोटिंग भट्ट। राणा मोकल सिंह जिसका शासनकाल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक रहता है। तो राणा मोकल सिंह जिसका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक रहता है और यही हंसाबाई और राणा लखा सिंह का पुत्र था। तो हंसाबाई तथा लखा सिंह का पुत्र अगला सिसोदिया शासक और कुंवर चूड़ा अपमानित होकर मांडू गया। तो याद रखेंगे 1421 से 1433 ईस्वी के बीच राणा मोकल सिंह का शासन होता है, अगला सिसोदिया वंश बनता है और यह हंसाबाई और राणा लखा सिंह का पुत्र था, क्योंकि इसे पहले ही शासक बना दिया गया था। जब इसकी विवाह किससे हुई थी? राणा लखा सिंह की तो राजकुमारी राजा राव की राजकुमारी हंसाबाई से। तो इसी से अपमानित होकर कुंवर चूड़ा कहां चला गया? तो मांडू चला गया। किससे अपमानित होकर? क्योंकि अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक बना राणा मोकल सिंह। वास्तव में ज्येष्ठ पुत्र था कौन? तो यह कुंवर चूड़ा, हालांकि पहली पत्नी का था। राणा मोकल सिंह की पुत्री लाल मेवाड़ी का विवाह गांग रोपण के शासक अचल दास खीसी से। राणा मोकल सिंह की पुत्री लाल मेवाड़ी का विवाह किससे हुआ? तो गांग रोण के शासक अचल दास खीसी से।
याद रखेंगे। 1428 ईस्वी में रामपुरा युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खां पर विजय कौन? तो राणा मोकल सिंह। तो 1428 ईस्वी में राणा मोकल सिंह रामपुरा युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित करता है, याद रखेंगे। राणा मोकल सिंह के द्वारा हिंदू परंपरा को स्थापित करने हेतु तुला दान पद्धति अर्थात मंदिरों में सोना चांदी दान की शुरुआत। तो राणा मोकल सिंह के द्वारा हिंदू परंपरा को स्थापित करने के लिए तुला दान पद्धति की शुरुआत की गई, अर्थात मंदिरों में सोना एवं चांदी की दान की शुरुआत की गई, याद रखेंगे। एक लिंग मंदिर में परकोटे का निर्माण किसके द्वारा? तो राणा मोकल सिंह के द्वारा। तो राणा मोकल सिंह ने एक लिंग मंदिर में परकोटे का निर्माण कराया, याद रखेंगे कि राणा मोकल सिंह ने एक लिंग मंदिर में परकोटे का निर्माण कराया, इंपॉर्टेंट है। राणा मोकल सिंह के द्वारा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे समधीश्वर मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण। तो राणा मोकल सिंह ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। कहां पे? तो चित्तौड़ में, जिसे समधीश्वर भी मंदिर भी कहते हैं। तो राणा मोकल सिंह के द्वारा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर अर्थात समधीश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राणा मोकल सिंह के दरबारी वास्तुकार कौन थे? तो फना, मना और विसल। राणा मोकल सिंह के दरबार में प्रसिद्ध वास्तुकार रहते थे, जिनका नाम था फना, मना एवं विसल। तो राणा मोकल के दरबारी वास्तुकार थे फना, मना एवं विसल। राणा मोकल के गुजरात शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान में जाने के दौरान रास्ते में जिलवाड़ा नामक स्थान पर राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा एवं मेरा द्वारा हत्या 1433 ईस्वी में। तो 1433 ईस्वी में जब राणा मोकल सिंह गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान में जा रहा था, तो उसी जाने के दौरान रास्ते में जिलवाड़ा नामक स्थान पर राणा क्षेत्र सिंह के दासी के पुत्र, जिनका नाम था चाचा और मेरा, उन्होंने मिलकर इस राणा मोकल सिंह की हत्या कर दी। कब? 1433 ईस्वी में। तो राणा मोकल के गुजरात शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान में जाने के दौरान रास्ते में जिलवाड़ा नामक स्थान पर राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा एवं मेरा द्वारा हत्या 1433 ईस्वी। इसके बाद अगला शासक महान शासक बनता है महाराणा कुंभ, या जिसे महाराणा कुंभकर्ण कहते हैं, जिसका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहता है। राणा मोकल सिंह के पुत्र एवं राणा मोकल सिंह की मृत्यु के बाद अगला सिसोदिया शासक, तो यह जो था राणा कुंभ या महाराणा कुंभ या महाराणा कुंभकर्ण, यह राणा मोकल सिंह का पुत्र था और 1433 ईस्वी में राणा मोकल सिंह की मृत्यु के बाद अगला सिसोदिया शासक बना। राणा कुंभ, जिसे महाराणा कुंभ भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा मुसलमानों को पराजित कर राजपूती राजनीति के एक नए रूप का निर्माण, चित्तौड़ दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा गया। तो इस राणा कुंभ ने मुसलमानों को पराजित करके राजपूती राजनीति के एक नए रूप का निर्माण किया। इसी कारण इसे चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन? तो राणा कुंभ या महाराणा कुंभकर्ण या महाराणा कुंभ, याद रखेंगे। इसने मुसलमानों को पराजित करके राजपूत नीति के एक नए युग का शुरुआत किया, नए रूप का निर्माण किया। एक फैक्ट याद रखेंगे पूर्वी गंग वंश के बारे में, जो छूट गया था पूर्वी गंग वंश के बारे में। तो पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत बर्मन चोड़ागंग, जिसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का निर्माण किया,
और 1122 ईस्वी में उत्कल विजय प्राप्त किया और उत्कल स्वामी कहलाया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अनंत बर्मन चोड़गंग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज, राज परमेश्वर, परम भट्टारक और गंग चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे कि अनंत बर्मन चोड़गंग ने महाराजा धीराज, राज परमेश्वर, परम भट्टारक और गंग चूड़ामणि नामक उपाधि धारण की थी। और यह पूर्वी गंग का शासक जो था अनंत बर्मन चोड़गंग, तो पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत बर्मन चोड़गंग ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और का निर्माण किया और 1122 ईस्वी में उत्कल पर विजय प्राप्त करके उत्कल स्वामी की उपाधि धारण की। तो यह तो था सिसोदिया वंश। एक इसका स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सिसोदिया वंश को कंटिन्यू करेंगे और महाराणा प्रताप को देखेंगे जो कि इस वंश का महान शासक था। और उसके बाद महाराणा कुंभ को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में इस राजपूत वंश की हो जाएगी पूरी तरह से समाप्ति और राजपूतों का पतन हम लोग देख लेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक